नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है हमारे खास शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर हम दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। ईरान की न्यूक धमकी, टारगेट किलिंग टेरर, शोभा यात्रा में डर, बयान पर बड़ा बवाल, ममता राज में भर्ती अम्मान। इन खबरों पर हमारी नजर। जी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। इजराइल से जंग के बीच ईरान से ग्लोबल एजेंडा में बड़ा फेरबदल करने वाली ये खबर है। ईरान के एक सांसद का बड़ा बयान आया है। एक हफ्ते में न्यूक्लियर टेस्ट में सक्षम, सर्वोच्च नेता के आदेश का इंतजार। तो देखिए, ईरान इस टेंशन के बीच बहुत बड़ा बयान दे रहा है। ईरान के एक सांसद ने कहा है कि एक हफ्ते में न्यूक्लियर टेस्ट में सक्षम हैं हम। इजराइल से जंग के बीच रईसी पाकिस्तान में मुस्लिमों को लामबंद करने समेत कई एजेंडे के तहत पहुंचे हैं। इस बीच ईरान के सांसद का ऐसा ऐलान कई तरह की आशंकाओं को जन्म देने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी एक बड़ी चुनौती है। कहना गलत नहीं होगा कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। और अब समझिए कि ईरान के सांसद ने अगर परमाणु टेस्ट को लेकर इतनी बड़ी बात कही है तो इसका आखिर आधार क्या है। हालांकि 2015 में ईरान की चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करने को लेकर एक डील हुई थी, लेकिन बीच बीच में कई ऐसी अमेरिकी रिपोर्ट्स आई जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर खुलासा हुआ है। ताजा ऐलान यह हुआ है कि ईरान एक हफ्ते के भीतर ही न्यूक्लियर टेस्ट करने में सक्षम है, बस आदेश का इंतजार है। 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें एक सैटेलाइट इमेज को जारी किया गया था। दावा यह किया गया था कि इमेज पहाड़ के नीचे चल रहे ईरान के परमाणु फैसिलिटी के, और ये कि ईरान चाहे तो 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है। जी हाँ, ईरान 83.7% प्योर यूरेनियम बनाने में कामयाब हो गया, जबकि 90% शुद्ध यूरेनियम होना चाहिए। यानी रिपोर्ट के मुताबिक एटमी वेपन से ज्यादा दूर नहीं है ईरान, और इसलिए शायद ईरान के सांसद ने यह बयान दिया है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आप देखें, इजराइल पर कभी भी हो सकता है चौतरफा हमला। ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले के लिए हरी झंडी दे दी गई। अयतुल्ला खामनेई ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिव किया है। सीरिया, इराक, लेबनान और यमन से यह हमला होगा। तो इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थक उसके हथियार बनेंगे, यानी ईरान पर्दे के पीछे से सारा खेल खेलने का प्लान बना रहा है। देखिए, ईरान के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है कि ईरान हिजबुल्लाह हूती सीरिया में, साथ ही ईरानी मिलिशिया और फिलिस्तीन में हमास की मदद से अपने बदले के एजेंडे को पूरा करने का प्लान बना रहा है। खुलासा यह हुआ है कि ईरान अपने समर्थकों से कहेगा कि वो ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर बरसाए। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। देखिए मनीष, जब इजराइल की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव किया गया, काउंटर अटैक किया गया, इसके बाद से ये सवाल था कि क्या अब ईरान इसके बाद और बड़ा हमला करेगा, लेकिन किसी दूसरी स्ट्रेटजी पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉक्सी के जरिए इजराइल पर हमले का ये पूरा प्लान क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास आज कई तरह के हाथ हो गए हैं या हथियार हो गए हैं। उसमें से एक प्रॉक्सी हथियार है जिसमें कि हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो, इनकी मदद से लगातार वो इजराइल पर आक्रमण कर रहा है, इजराइल को प्रवोक कर रहा है, ताकि इजराइल ईरान पर गुस्से में आकर आज ही जाकर अटैक करे। और जैसे ही ऐसा हुआ तो फिर 14 अप्रैल जैसे और हमले ईरान की तरफ से किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान लगातार ये बात इजराइल को, अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कम मत आंको। 14 अप्रैल को जिस तरह से 350 से अधिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए, उसमें उन्होंने अपनी मिसाइल क्षमता दिखाई थी, लेकिन हम अपने TV9 के दर्शकों को उनको बताते रहे हैं कि ईरान किस तरह से अपने परमाणु क्षमता को हासिल कर चुका है। ईरान के सांसद का यह बयान दरअसल उसी की तस्दीक करता है, जहां पर वो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम लीडर ने आदेश दिया तो हम एक हफ्ते में हासिल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते IAEA ने साफ तौर पर यह कहा था कि 24 से 48 घंटे के अंदर वो बना सकता है। मुझे यह ऐसा लगता है ईरान की गतिविधियों को देखकर कि वो हासिल कर चुका है, उसके बाद ये सारी बयानबाजी हो रही है। लेकिन मनीष, ये बताइए, ईरान के सांसद की ओर से जो परमाणु धमकी दी गई है, इसके क्या मायने समझे? क्या ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए है या फिर एक बड़ी तैयारी इजराइल के खिलाफ रची जा रही है ईरान में? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, दोनों चीजें हैं।
डेटरेंट के रूप में वो ये बताना चाहता है कि अब वो इजराइल से या अमेरिका के गठबंधन से नहीं डरने वाला है। उसके पास भी अब परमाणु हथियार है जिसकी वो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, और ऐसी स्थिति में अब वो उसका मुकाबला करने को तैयार है। वो मुस्लिम वर्ल्ड को भी ये बताना चाहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा मुल्क बन चुका है ईरान जिसके पास की परमाणु हथियार होगा। और इन सबसे अहम कि ईरान का जो सपना है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने, इजराइल को खत्म करे, उस दिशा में उसने वो ताकत हासिल कर ली। बिल्कुल, और 2 हफ्ते के अंदर ही टेस्ट करने की जो धमकी है वो दी जा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। इजराइल के जासूसी उपकरणों को बनाया गया है टारगेट। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर अटैक किए गए, कई अटैक्स किए गए। अल वजानी हनीता साइट पर हमलों का अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह बोला लेबनान पर हमले का यह जवाब है। और अब बात पाकिस्तान में ईरान के इजरायल एजेंडे की करेंगे। रईसी के पाकिस्तान दौरे का आज दूसरा दिन है और पाइपलाइन डील को लेकर आज बातचीत संभव है, ये जानकारी मिल रही है। पहले दिन कारोबार 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति बनी है। इजरायल से जंग के बीच पाकिस्तान पहुंचे हैं रईसी। तो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन डील में आखिर पेच क्यों फंसता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको बता देते हैं, जो कि बेहद अहम है। लेकिन उसमें पेच है, समझिए आखिर ये अड़चन क्या है। देखिए बिग बॉल पर डिटेल्स है। देखिए डील अगर होती है तो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा देगा यूएस, और अगर डील नहीं हुई तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो डील अगर होती है और नहीं होती आपने समझा, लेकिन अहम बात क्या, मुलाकात का सबसे अहम मुद्दा पाइपलाइन डील है। ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन डील सबसे अहम मुद्दा है। रईसी और जिस तरह से पाकिस्तान के बीच ये पूरी मुलाकात है, पाकिस्तान ईरान के लिए पाइपलाइन डील बिल्कुल भी आसान नहीं। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान ईरान के लिए जो पाइपलाइन डील है वो आसान नहीं है। और पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम की 4 कंपनी पर यूएस का हालिया बैन ये बताता है कि अगर डील हुई तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। तो यह है अड़चन ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन डील के बीच। और अब बात घाटी में सुरक्षा घेराबंदी में सेंध लगाकर दहशतगर्दी के एजेंडे की करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है। सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रज्जाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 महीने के भीतर तीसरी ऐसी वारदात है टारगेट किलिंग की। और अब आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 22 अप्रैल की जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां एक सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रज़ाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर है अनंतनाग में हुई टारगेट किलिंग की। 18 अप्रैल को इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार के एक युवक को आतंकियों ने मार डाला। तीसरी तस्वीर है शोपिया की। 8 अप्रैल को आतंकियों ने गैर कश्मीरी ड्राइवर को गोली मारी थी। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग। राजौरी में सरकारी कर्मचारी को गोली मारी गई और उसकी हत्या कर दी गई। 40 साल के रज़ाक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे। शहादरा शरीफ के रहने वाले रज़ाक के भाई सेना में जवान हैं। आतंकवादियों ने मोहम्मद रज़ाक के घर पर फायरिंग की थी। हमले के वक्त घर में मौजूद मोहम्मद रज़ाक को गोली लगी है। गोली लगने से घायल रज़ाक ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस पूरे इलाके को सील करके आरोपियों की तलाश कर रही है। अब एक और खबर जो आज का एजेंडा बन सकती है वो भी आपको बता दें। हनुमान जयंती पर आज वीएचपी की शोभा यात्रा है। विश्व हिंदू परिषद की यह शोभा यात्रा है और दिल्ली के कई इलाकों में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जहांगीरपुरी, नंदनगरी में और साथ ही साथ साकेत में भी शोभा यात्रा होने वाली है। तो आज हनुमान जयंती है और इस मौके पर वीएचपी शोभा यात्रा निकाल रही है। हनुमान जयंती पर वीएचपी का बड़ा आयोजन है, बड़ी शोभा यात्रा है। आपको दिखाते हैं बिग वॉल के जरिए। तो हनुमान जयंती पर वीएचपी का बड़ा आयोजन क्या है? आज दिल्ली में कई जगहों से गुजरेगी शोभा यात्रा बीजेपी की तरफ से जो आयोजित किया गया। कहां से जाएगी? जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, नंदनगरी से निकलेगी ये शोभा यात्रा और दोपहर 2 बजे जहांगीरपुरी से होकर के गुजरेगी ये शोभा यात्रा, जिसमें ग्रेटर कैलाश वन में सुंदरकांड से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। और शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो आज हनुमान जयंती पर वीएचपी की ये शोभा यात्रा निकलने जा रही है। और अब बात बंगाल के नए सियासी भूचाल की करते हैं। कोर्ट से आदेश आने के बाद बीजेपी इसे ममता सरकार के खिलाफ एजेंडा बना सकती है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करेगी ममता सरकार। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती की अब तैयारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की सभी भर्तियों को रद्द कर दिया है।
शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुनवाई के बाद यह फैसला हुआ है। 24,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्तियों को रद्द करने का फैसला किया गया। – 2016 में 24,640 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई और इसके लिए 23 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिया। आरोप क्या लगा? आरोप दरअसल ये लगा कि वैकेंसी 24,640 पदों के लिए थी, जबकि 25,750 नियुक्ति पत्रों को जारी कर दिया गया। वहीं ओएमआर शीट के मुताबिक नौकरी के हकदार उम्मीदवारों को जॉब नहीं मिली तो उन्होंने भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया। कुछ ऐसे परीक्षार्थी भी थे जिनको रिश्वत देने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो वो टीएमसी नेताओं से पैसे मांगने लगे। आरोप यह था कि टीचर नियुक्ति के बदले 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक लिए गए और फेल अभ्यर्थियों को भी नौकरी दे दी गई। तब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू की गई और उसके बाद हाईकोर्ट ने 2016 में हुई सभी शिक्षक भर्तियों को अमान्य करार दे दिया। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देखिए, सूरत में बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल जीते। निर्विरोध चुने गए बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल और बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। देखिए, निर्विरोध हालांकि चुने गए बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूरा मामला आपको समझाएंगे। 24 सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है। मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है। और अब आपको बताते हैं बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल कैसे जीते और कांग्रेस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। दरअसल कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश खंभाड़ी का नामांकन रद्द हो गया तो वहीं बाकी 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिया। ऐसे मुकेश दलाल बिना किसी विरोध के जीत गए। जी, और इसकी वजह क्या समझिए। कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश खंभाड़ी का नामांकन कैंसिल हो गया। दूसरी वजह थी 6 कैंडिडेट्स ने अपने नाम वापस ले लिए। कांग्रेस ने क्या कहा इस पर कि खतरे में लोकतंत्र है और संविधान, जनता से चुनाव का अधिकार छीना गया और ये देश को बचाने का चुनाव है। तो इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए और कहा कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये देश को बचाने का चुनाव है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी रिएक्ट किया। इसके बाद बीजेपी ने जनता से अपने नेता को चुनने का हक छीन लिया, ये कहा गया है जो कुछ सूरत लोकसभा सीट पर हुआ है।